नमस्कार फ्रेंड्स। राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 14 में आज हम बात करने वाले हैं आपातकालीन उपबंधों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं। जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है जीके बकेट स्टडी ट्यूब, इस पर भारतीय इतिहास की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है, भारतीय भूगोल की श्रृंखला भी समाप्त हो चुकी है और राजनीति विज्ञान की श्रृंखला चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 18 में किन अनुच्छेदों में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। तो आपातकालीन उपबंध का उल्लेख जो हमारे संविधान में है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 352 से 360 में 352 से 360 तक अनुच्छेदों में यहाँ आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि आपातकालीन उपबंध भारत के संविधान में आखिर शामिल क्यों किए गए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपातकालीन उपबंध भारत की जो एकता है, अखंडता है और जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी सुरक्षा हेतु आपातकालीन उपबंधों को शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि यही वह उपबंध है जो केंद्र को, यानी कि केंद्र सरकार को, संघीय सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाती है। तो असामान्य स्थिति क्या? कभी युद्ध की स्थिति आ जाए, कभी किसी प्रकार की वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ जाए, कभी ऐसी कोई घटना घट जाए कि जिसके कारण वहां संवैधानिक रूप से शासन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं राजनीतिक व्यवस्था में, शासन संचालन में, जिनमें कि विशेष प्रकार के उस समय शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है और इसी शासन व्यवस्था को आपातकालीन उपबंधों के माध्यम से लागू किया जाता है। और यही कारण है कि जो हमारे आपातकालीन उपबंध हैं वह भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यही वह उपबंध है जिसमें हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था सामान्य रूप से जो संघीय व्यवस्था कहलाती है, वह संघीय से एकात्मक स्वरूप में बदल जाती है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। 352 अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तो ये 3 कंडीशन है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। दूसरे अनुच्छेद की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लगता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहा जाता है या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। तो आपको यह याद रखना है संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो अनुच्छेद 356। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा कर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, तो हर एक डायमेंशन से आप प्रश्न को देखते चलें और मेरी यह कोशिश रहेगी कि जब मैं किसी चैप्टर को आपके सामने जब कराऊं तो एक भी संभावित प्रश्न न छूटने पाए। तो निश्चित रूप से यदि आप मेरा वीडियो नियमित रूप से देखते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, वन लाइनर फॉर्मेट वाला, उसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न शायद ही कभी छूटेगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 360 के बारे में। तो अनुच्छेद 360 भारत की वित्तीय अस्थायित्व या साख के खतरे होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण आपातकालीन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में और इन्हीं के माध्यम से जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती है उनसे निपटा जाता है। अब बात करते हैं आपातकालीन की घोषणा किसके द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और जब राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है तो यहाँ पर 2 प्रकार के आपातकाल की बात होती है। तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की अभी बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल घोषित हो जाता है तो उसको बाह्य आपातकाल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हम अनुच्छेद 352 के संदर्भ में अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से हम सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। जो 3 आपातकाल है तीनों को देखेंगे। तो अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आपातकाल कब लगाया जाता है? जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि उस स्थिति में आपातकाल यदि घोषित किया जाता है तो उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आपातकाल की घोषणा होती है तो उस आपातकाल को आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि आंतरिक आपातकाल की से आप क्या समझते हैं या आंतरिक आपातकाल की घोषणा किसके माध्यम से होती है? तो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से होती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये 2 कंडीशन है
जिसमें आंतरिक आपातकाल और बाह्य आपातकाल में हम बांट सकते हैं। आगे बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के बारे में। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह संशोधन है जिसके माध्यम से सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को भारत के संविधान में आपातकाल में शामिल किया गया। और सशस्त्र विद्रोह को के पहले यहाँ पर मूल जो संविधान था उसमें आंतरिक गड़बड़ी शब्द शामिल था। तो आंतरिक गड़बड़ी को हटाकर सशस्त्र विद्रोह क्यों लाया गया, तो इसके पीछे देखा जाए तो हम 1975 के आपातकाल को हम देख सकते हैं, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय भारत में इमरजेंसी लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया था उसका कारण बताया गया था आंतरिक गड़बड़ी। और आंतरिक गड़बड़ी अगर आप देखें इस शब्द को तो यह शब्द कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर कौन सी वह आंतरिक गड़बड़ी होगी जिसके आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस शब्द का सत्ताधारी अपने मन मुताबिक दुरुपयोग कर सकते थे और हुआ भी 1975 में यही तो हुआ कि इस आंतरिक गड़बड़ी का अपनी सुविधानुसार तत्कालीन सरकार द्वारा यूज किया गया और इसी के आधार पर इमरजेंसी 1975 में लगाया गया। तो ऐसी स्थिति भविष्य में दोबारा ना आए इसीलिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द वहां पर रखा गया। तो यहां पर यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि प्रारंभ में मूल रूप से संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे शब्द के रूप में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस शब्द से विस्थापित किया गया। तो यह आपको याद रखना है। थोड़ा सा अगर और बैकग्राउंड को अगर आपको समझना हो तो अब आप यह समझ सकते हैं कि 1975 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार थी तो उस सरकार में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने लिखित सिफारिश के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा कि अभी राष्ट्रीय आपातकाल आप घोषित करें। और यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी तो इस आपातकाल की घोषणा का जो अनुमोदन है वह मंत्रिमंडल द्वारा नहीं लिया गया था, यानी कि सिर्फ इंदिरा गांधी की मर्जी से यह आपातकाल लगाया गया था। तो हम यह भी कह सकते हैं कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की घोषित करने की सलाह दे दी और उसी आधार पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। और मंत्रिमंडल को तो बाद में पता चला कि हमारे देश में आपातकाल लग चुका है और इसी कारण से 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री जो अकेले बात करने के संदर्भ में यानी कि अकेले आपातकाल लगाने के संदर्भ में जो राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते थे उस प्रावधान को भी हटा दिया गया। अब आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, तो एक संविधान संशोधन हमने देखा 44वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बात करते हैं 38वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। तो 38वें संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था थी, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई तो उस समय यह भी एक संविधान संशोधन लाया गया कि जो आपातकाल की घोषणा है वह न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से यह स्थिति बहुत ही विकट थी, क्योंकि अगर कोई तानाशाह प्रधानमंत्री हो और वह अपनी इच्छा से राष्ट्रपति शासन लगा दे अपने निजी स्वार्थ के लिए और उसकी न्यायिक समीक्षा भी ना हो तो निश्चित रूप से वह स्थिति एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी नहीं हो सकती है। तो 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया और निश्चित रूप से देखते हैं कि इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग किया और इसी कारण से 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा। आगे बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में। तो इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, मान लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह होता है तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लग सकता है। लेकिन जब भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, मान लेते हैं कि इतना बड़ा राष्ट्र है, ठीक है,
नेक्सा थोड़ा सा इधर उधर बना है, लेकिन कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हुई है। अब इस स्थिति में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो पूरा देश उससे प्रभावित हो जाएगा, पूरी देश की जो सिस्टम है वो व्यवस्था वह प्रभावित हो जाएगी। तो इसी स्थिति से बचने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, यानी कि जो क्षेत्र प्रभावित है उसी क्षेत्र में सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाए। तो यह एक अच्छी व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि यदि किसी क्षेत्र विशेष में होती है तो निश्चित रूप से वहां की स्थिति को सुधारने के लिए वहां पर राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो वह ज्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा जब इसकी घोषणा हो जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की तो संसद का अनुमोदन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति जब घोषणा कर देते हैं तो संसद के पास यह अनुमोदन के लिए जाता है और संसद को 1 महीने के अंदर इसका अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के पश्चात 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो 1 महीने के भीतर ऐसा इसमें अनुमोदित किया जाना आवश्यक है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। और मूल रूप से जब मूल संविधान था तो उस समय यह जो अवधि थी वह 2 माह की थी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, लेकिन बाद में घटाकर इसे 1 माह कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन को आपको फिर से याद रखना है। यह जो 1 माह की अवधि है दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उसको अनुमोदन देने में यह दोनों सदनों द्वारा 1 माह कर दी गई। और जब संसद द्वारा दोनों सदनों के सदन द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो आपातकाल 6 माह तक लगातार जारी रह सकती है। और 6 माह बाद इसका अगर जारी रखना हो तो फिर से प्रस्ताव पेश किया जाता है और इस प्रकार से दोनों सदनों द्वारा यह फिर से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जो उद्घोषणा होती है आपातकाल की उसको आगे आवश्यकता अनुसार जारी रखा जा सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी बनता है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की समाप्ति की जानी है तो यह समाप्ति किस प्रकार से होती है। तो इसका उत्तर यह होता है कि किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति इसकी समाप्ति कर सकते हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न यह भी आता है कि आपातकाल में संसद द्वारा राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहते हैं। क्योंकि जब आपातकाल लग जाता है तो उस समय जो राज्य के विषय हैं वह केंद्र के नियंत्रण अधीन आते हैं और जो भी उस पर कानून बनता है वह केंद्र बनाता है। तो ऐसे कानून जो है वह 6 माह तक प्रभावी रहते हैं आपातकाल की समाप्ति के बाद। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में, ठीक है, एक बार में कितनी अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है। तो यह 1 वर्ष में बढ़ सकता है एक बार में, और ऐसा हुआ भी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसा कि अनुच्छेद 19 हम जानते हैं अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें, तो अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। और इसके बारे में यदि थोड़ा सा हम जान लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अनुच्छेद 358 में यह कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो आपको यह याद रखना है, इसके लिए अलग से आदेश पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती है अनुच्छेद 358 के अनुसार। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने या इसको हटाने के लिए कानून बना सकता है या कोई भी कार्यकारी निर्णय ले सकता है। इसी संबंध में दूसरा प्रश्न यह बनता है कि अनुच्छेद 358 किस आधार पर घोषित आपातकाल में लागू होता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो 3 स्थितियां हमने देखी उनमें से केवल 2 स्थिति यानी कि बाह्य आपातकाल में ही लागू होता है। तो वह बाह्य आपातकाल की स्थिति कौन सी है। पहला युद्ध या आक्रमण, यानी कि आंतरिक अशांति, आंतरिक उपद्रव के आधार पर यह राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार होता है वह निलंबित नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार उस स्थिति में निलंबित नहीं होते जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। केवल बाह्य आपातकाल यानी कि युद्ध या आक्रमण, बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही
अनुच्छेद 358 के तहत घोषित आपातकाल में अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार निलंबित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 359। तो 359 उन सभी मूल अधिकारों को समाप्त कर देता है, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। हालांकि देखा जाए तो मूल अधिकार समाप्त नहीं होते, यानी कि निलंबित नहीं होते। मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। बस निलंबित होता है क्या? तो जो मूल अधिकार के उल्लंघन की दिशा में जो न्यायालय जाने का अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। यानी कि इस स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, यदि हमारा किसी प्रकार का मूल अधिकार उल्लंघन होता है, यानी कि मान लेते हैं कि मुझे अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो उस मूल अधिकार के उल्लंघन की दिशा में मैं अगर न्यायालय जाना चाहूँ संवैधानिक उपचारों के तहत, तो न्यायालय नहीं जा सकता। तो यह स्थिति हो जाती है। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में। तो कब कब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1962। तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल भारत में पहली बार लगाया गया था। इसके बाद बात करते हैं 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो यह दूसरी स्थिति थी जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और इसी युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसे पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। तो भारत के इतिहास में देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा घटना माना जाता है जब बांग्लादेश का जन्म होता है भारत के पड़ोस में। पूर्वी पाकिस्तान इसे पूर्व में कहा जाता था। तीसरी आपातकाल की स्थिति आती है 1975। तो 1975 की जो स्थिति होती है वह आंतरिक उपद्रव के आधार पर लगाई जाती है आपातकाल। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में हमने देखा कि जो आपातकाल लगाने की जो तीसरी कंडीशन है उसमें आंतरिक उपद्रव शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसी शब्द को इस्तेमाल करते हुए 1975 में आपातकाल लगाया गया। इस संबंध में एक प्रश्न यह भी बनता है कि 1971 तथा 1975 में घोषित आपातकाल की समाप्ति कब हुई? तो ये दोनों जो आपातकाल हैं वह 1977 में समाप्त होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, इन दोनों आपातकाल की समाप्ति 1977 में होती है। नेक्स्ट प्रश्न यह बनता है कि 1975 में घोषित आपातकाल के कारण तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग का गठन किया गया था उस समय। तो आंतरिक उपद्रव के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया था, क्या वास्तव में वह सही था या नहीं था? तो इस स्थिति को पता लगाने हेतु शाह आयोग का गठन किया गया था। और शाह आयोग ने यह अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो इस स्थिति में आपातकाल लगाया गया था आंतरिक उपद्रव के आधार पर, यह आपातकाल अवैधानिक था, यानी कि यह किसी भी मामले से सही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न यह उठता है आपातकाल के संबंध में कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम समय अवधि कितनी हो सकती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल के अधिकतम समय अवधि की कोई निश्चित सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बन सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा संबंधी प्रस्ताव संसद में किस प्रकार से पारित किया जाना चाहिए? तो विशेष बहुमत के द्वारा। तो ये थे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन यानी कि धारा 356। तो किन किन स्थितियों में यह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्यों में? तो अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा है कि अनुच्छेद 365 में यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश के पालन या उसे प्रभावी करने में असफल हो जाता है तो उस स्थिति में भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि संविधान में दो स्थितियां हैं जिनके तहत अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। तो पहली स्थिति संवैधानिक तंत्र का विफल होना, और दूसरी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि दूसरी स्थिति का उल्लेख अनुच्छेद 365 में किया गया है। तो वह स्थिति है दूसरी स्थिति जब राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन या उसे प्रभावी करने में असफल हो जाता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद क्या होता है।
तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उस स्थिति में जब घोषणा हो जाती है तो उसके बाद जो यह प्रस्ताव है यह संसद के पास जाता है। संसद के पास क्यों जाता है? वह इसलिए कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के बाद 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो यह हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन घोषणा होने के बाद, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा होने के बाद 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। और जब संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, तो एक बार में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है वह 6 माह तक जारी रहती है। और प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के माध्यम से राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है। तो यह हमें याद रखना है। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है वह राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी जाती है और वहां का जो शासन है वह राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा और यह लगाया गया 1951 ईस्वी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पंजाब में 1987 में लागू राष्ट्रपति शासन किस संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष तक जारी रहा गया? तो 3 वर्ष से ज़्यादा यदि किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो उस स्थिति में संविधान में संशोधन किए जाने की व्यवस्था का प्रावधान है। तो यह है 68वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी कहा जाता है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SR बॉम्बई मामला 1994। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो वह घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के काल में रहा? तो इंदिरा गांधी के काल में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति का शासन रहा। तो कहा जाता है कि 49 बार लगभग राष्ट्रपति शासन इनके शासनकाल में चला। कुछ बुक्स में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे तो थोड़े बहुत आंकड़े में डिफरेंस आएंगे। तो मैं आंकड़े पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन है वह इंदिरा गांधी के शासनकाल में रहा। और अगर राष्ट्रपति की बात करें कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्यों में, तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। तो यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन यह भी याद रखना है कि अलग अलग अवधि में, यानी कि अलग अलग अवधि में, यहाँ पर आप ध्यान दें, विभिन्न अवधि में किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू रहा, अलग अलग अवधि तक, मतलब कि अलग अलग कालों में। और इसी क्रम में यदि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा मणिपुर। तो मणिपुर में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। तो कुछ स्थानों पर आपको मणिपुर के बजाय उत्तर प्रदेश भी मिलेंगे, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मुझे मणिपुर मिला है, इसीलिए मैं मणिपुर को यहाँ पर सही मानते हुए आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन एक ही बार लगा, मतलब एक बार में, एक अवधि में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा? तो यह राज्य है जम्मू कश्मीर, जो आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में यह जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी थी और जो संवैधानिक व्यवस्था वहां असफल हो गई थी, तो उस कारण से जम्मू कश्मीर में लगाया गया था 6 वर्ष के लिए। एक बार लगाया, यानी कि 1990 में जो राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा वह कंटिन्यू 1996 तक चला। तो ये सारे तथ्य आपको राष्ट्रपति शासन के संबंध में याद रखने हैं। आगे बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो वित्तीय आपातकाल में
देखा जाए तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है और वित्तीय आपातकाल को घोषणा करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वित्तीय जब भी मामला आता है तो सामान्य सा एक प्रश्न यही उठता है मन में, प्रश्न या संभावना बनती है कि वित्तीय आपातकाल है तो हो सकता है कि इसका प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही होगा, क्योंकि देखा जाए तो वित्तीय मामले में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हमें यहाँ यह बात ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा होती है उसकी जो मंजूरी होती है वह मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है, चाहे लोकसभा में रखे या राज्यसभा में, तो किसी भी सदन में रख सकते हैं। और यह जो सदन में रखा जाता है यह सामान्य बहुमत द्वारा पारित होता है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो ये सब बहुत ही माइनर तथ्य हैं, प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्नों में सामान्यतः कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब आपको क्लियर कर लेना है माइंड में, ठीक है। तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल कितने वर्षों तक प्रभावित रहता है, कितने समय तक प्रभावित रहता है? तो वित्तीय आपातकाल में आपको यह याद रखना है कि एक बार जब इसकी मंजूरी मिल जाती है तो यह अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकता है, जब तक कि इसको पुनः वापस लिए जाने की घोषणा नहीं की जाए। तो यदि एग्जाम में यदि यह प्रश्न बनता है कि वित्तीय आपातकाल को आगे जारी रखने के लिए क्या संसद की मंजूरी आवश्यक है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब मंजूरी एक बार मिल जाती है तो इसका जो प्रभाव है वह अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि पुनः इसे वापस लेने की घोषणा नहीं की जाती है। और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, यानी कि अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सके। और इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ बनता है जिसे आप याद रख सकते हैं, वही 44वां संविधान संशोधन 1978। तो आपातकाल में देखा जाए तो 44वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है उसको भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये थे भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित थे आपातकाल के, उनसे संबंधित प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।